पहले खास खबर में हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन फेज 3 की और किस तरह की परेशानी हो सकती है, क्या राहत हो सकती है, तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। लॉकडाउन फर्स्ट जो 25 मार्च से शुरू हुआ था, वैसे स्थिति 14 अप्रैल तक नहीं रह पाई। 14 अप्रैल के बाद में कुछ थोड़ी राहत के साथ में, लेकिन अब जो 4 मई से जो खुल रहा है उसमें कुछ राहत कही जा सकती है। खासकर ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन के लिए अभी भी उसी तरह की हमें जो परेशानियां उनका सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा कोरोना से निपटने का कोई चारा भी नहीं है। लेकिन हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गोदारा जी वरिष्ठ चिकित्सक जुड़ रहे हैं और उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पारस सिंघवी साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं योगेंद्र जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब, सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वह आती है सड़क पे इन द सेंस कि आज मैं भी कहीं जाऊंगा, कोई परिचित भी आपके जा रहे होंगे, या तो ऑर्डर्स की गफलत है या फिर अभी तक भी वह व्यवस्था हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। पासेस की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। पासेस के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी आपने राह खोल दी गवर्नमेंट ने कि आप ट्रेन के जरिए भेज सकते हैं। हर व्यक्ति यह पूछना चाहता है, मीडिया हाउसेस में भी लगातार फोन कर रहे हैं कि हम कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, किससे संपर्क करें। देखिए, अभी बहुत बड़ी दिक्कत है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी, अधिकारियों के नंबर दे दिए, लेकिन हर व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन नहीं है। ई मित्र के जरिए वो अपनी बात कह सकता है, पता कर सकता है, एप्लीकेशन लोड कर सकता है, लेकिन बड़ी दिक्कतें हैं। यहां मेरा सवाल आपसे है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अभी कुछ परेशानी हो सकती है या ये कहें कि कुछ चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने? के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आदेश जारी किए हैं वो विस्तार से बता दिए गए थे। शायद लोगों ने अखबार भी सुने हैं और टीवी भी सुनते आ रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को ये भी बताएं कि आगे चल के उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। कारण ये है कि सबसे पहले कि रेड जोन जो बनाया गया है उसके जो नियम बनाए गए हैं उनके अंदर बड़ी सख्ती है। उसमें यह है कि बहुत ही आवश्यक हो वही व्यक्ति बाहर निकल सकता है। इसके लिए उसको अनुमति लेनी पड़ेगी और अनुमति के लिए ई फार्म की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ई फार्म भरना नहीं आता है या कोई ऐसी समस्या आती है तो संबंधित थाना या चौकी जो भी नजदीक हो वहां उस व्यक्ति को चले जाना चाहिए, या किसी भी पुलिस वाले, अब किसी भी पुलिस अधिकारी से अगर उसके संपर्क हैं किसी भी व्यक्ति के, तो उसको टेलीफोन कर देना चाहिए ताकि वो मार्गदर्शन कर ले। आज मेरे पास एक का टेलीफोन आया, साहब मुझे हाथ का एक्सरे कराने जाना है, मैं क्या करूं? तो मुझे ध्यान था कि रामगंज के अंदर नोडल अफसर हैं राजेंद्र तिवारी, तो मैंने उनके बारे में बताया। मैंने कहा आप वहां जाकर के उनसे सहयोग ले लीजिए, वो आपकी पूरी सुविधा कर देंगे। तो इस तरह से क्या करना चाहिए कि हम डिटेल के अंदर एक एक चीज नहीं बता सकते हैं कि जैसे कार लेके जाएगा तो कैसे जाएगा। बता दिया गया है कि एक ड्राइवर होगा, एक सिंगल व्यक्ति उसके पीछे बैठा हुआ होगा। मोटरसाइकिल में भी रेड जोन में यहां तो अनुमति दे रहे हैं कि एक के पीछे एक बैठ करके बहुत ही आवश्यक हो तो जा सकता है, अन्यथा रेड जोन के लिए सिंगल मोटरसाइकिल पर सिंगल व्यक्ति ही आवश्यक है। इसी तरह से दुकानें हैं, दुकानों के अंदर जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वो तो खुली रही हैं, लेकिन साथ में जो सिमिलर दुकानें हैं जिनसे छोटी मोटी आवश्यकता की चीजें हैं, जैसे पान है, बीड़ी है, सिगरेट है, जो आवश्यकता की चीजें हैं वो भी रेड जोन में तो मना की हुई है, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में समय और परिस्थितियों को देखते हुए उनको लागू किया जा सकता है। साथ ही ये भी है कि अगर मान लीजिए अब जैसे कुछ दिनों से चल रहा था कि शराब की दुकानें चालू कर दी जाएं, तो मैं आपको बताऊंगा कि शराब की दुकानों के बारे में भी आ रहा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि रेड जोन छोड़ करके ग्रीन जोन के अंदर इनको लागू कर देना चाहिए, ताकि कम से कम इतने समय से जो महीने भर से लोग परेशान हैं, जो दारू पीने के आदी हैं, जो घर में उधमबाजी कर रहे हैं, जिनको दारू नहीं मिल रही है, उनको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि एक हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मैं समझता हूं कि जो इस समय के अंदर जो बैर भी पैदा हुए हैं कि समाज के जो बीच के तबके हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ बातें भी की हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन योगेंद्र जी, एक समाज का ऐसा धड़ा जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
शुरू से हैं और वो संविधान की पालना नहीं करते, कानून की पालना नहीं करते। वो जो भी कानून लागू करो उसका विरोध करते हैं। डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेस के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, अत्याचार करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। और ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर एक कानून लागू होना चाहिए पूरे देश में, चाहे स्टेट्स अलग हैं, लेकिन कानून एक लागू होना चाहिए कि इस प्रकार के बदमाश लोग जो हमारे देश का संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, पुलिस समझा रही है पुलिस को नहीं मानते, डॉक्टर्स की जो सेवा है, आप बताइए। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में सर, वापस आ रहा हूं जोशी साहब वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। जोशी जी मैं वापस आपके पास में आ रहा हूं। मैं एक बार डॉक्टर राकेश गोदारा जी के पास में जाना चाहूंगा। गोदारा साहब, लॉकडाउन खोला जा रहा है, ग्रीन में काफी राहत दी जा रही है, और ये सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप कहीं पे अगर सोसाइटी में जा रहे हैं तो बिल्कुल एक रिस्क है कि कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव आ सकता है, उसके संपर्क वाला व्यक्ति आ सकता है, केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अभी लॉकडाउन की जो पोजीशन की है फेज 3 की, अभी भी आपको लगता है कि कुछ सावधानियां बरतनी होगी? किस तरह की सावधानी की अपेक्षा करनी चाहिए हम लोगों को? योगेंद्र जी, देखिए योगेंद्र जी, इसमें जो कोरोना है वो एक, मैं आपको चीज बताऊं, ये एक सामान्य जो वायरल इन्फेक्शन है वैसा ही है, बट इसकी चूंकि ये एक साथ बहुत सारी देशों में और बहुत सारे महाद्वीपों में एक साथ फैला है, इसलिए इसकी संक्रमण जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो गई है और इसलिए एक साथ काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो पब्लिक में या जो हमारे जन समाज में जो एक धारणा बनी है कि शायद ये कुछ 1-2 महीने के लिए है, उसके बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1-2 महीने का जो मतलब है, जो कंटेनमेंट किया है हमने, या सोशल डिस्टेंसिंग की है, या लॉकडाउन किया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सारे जो केसेस हैं उनका एक साथ बल्क हॉस्पिटल और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे पड़ने वाला भार है, उसको कम करने के लिए किया है और संक्रमण को एक साथ फैलने से कम करने का काम किया गया है। लेकिन संक्रमण अगर हम असावधानी बरतेंगे तो संक्रमण ये बाद में भी हो सकता है, क्योंकि केसेस कम नहीं होंगे, केसेस तो बाद में भी आएंगे। लेकिन हमें लगता है कि ये जो बेसिक हमारा हाइजीन है, या हाथ धोने की जो प्रक्रिया है, या हमारा कॉमन सेंस है, जिससे कि मुझे कहाँ पे हाथ लगाना है, कहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, या मुझे हमेशा एक अवेयर नहीं रहना है। मैं एक शब्द कहूंगा, अगर आप एक बात कहें कि सावधानी से ज्यादा जरूरत है मेरा अवेयरनेस या मेरी अलर्टनेस, जागरूकता और सजगता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मैं सजग हूं, मुझे पता है कि मैंने यहाँ हाथ लगाया है, अब मैं इसके बाद में हाथ धो रहा हूँ, मैं मेरा साबुन से हाथ धो रहा हूँ, और मैं बार बार मेरे हाथ को नाक या मुंह पे या आंखों पे मैं स्पर्श नहीं कर रहा हूं, तो आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी टाइम, यह एक मेरी कॉमन बेसिक हाइजीन है, अगर मैं प्रैक्टिस को फॉलो करूंगा तो कोरोना और कोरोना के अलावा अन्य जो संक्रमित रोग हैं उनसे मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं और अन्य लोगों में जो उनको फैलने से मैं रोक सकता हूं। तो मेरे हिसाब से इस चीज को हमें बेसिक हमारे जीवन शैली में उतारना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं गोदारा साहब वापस आऊंगा आपके पास में। मैं पारस सिंघवी जी के पास में, जो उदयपुर से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पारस जी, जिन बेल्ट्स में ग्रीन जोन है वहां कुछ रियायत दी गई है कि आप इस तरह से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इस तरह की दुकानें खोली जा सकती हैं। ऑरेंज जोन में उससे थोड़ा कम और रेड जोन में बिल्कुल बंद किया हुआ है। अभी भी व्यापारी के जेहन में, व्यापारी के कुछ इस तरह की क्वेरीज हैं कि जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही हो कि हम खोल लेंगे, किस तरह की दिक्कत, अब सब कुछ क्लियर है अभी? योगेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने व्यापार के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। राज्य सरकार ने उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए जिला पर निश्चित रूप से उसको गाइडलाइन जारी कर दी जी। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसको आती है तो व्यापारी को आती है। व्यापारी को ये कह दिया गया कि भाई कि आज किराने की दुकान खुलेगी, इलेक्ट्रिक की दुकान खुलेगी, स्टेशनरी की दुकान खुलेगी, लेकिन पुलिस प्रशासन सहयोग करने के बाद भी 11 बजे उन व्यापारियों को बंद करने का काम कर रहा है अपने प्रशासन के दम पर। मेरा ऐसा निवेदन है कि जब आपने केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है स्पष्ट रूप से कि भाई स्टेशन, किसानों के जो उपकरण में जहां पर दुकान पर मिलते हैं वो सारी दुकानें खुली रहेगी, उसका कोई टाइमिंग नहीं है,
अगर वो व्यापारी अपने घर से निकलकर दुकान पर आता है और दुकान पे आने के पश्चात वो धंधा करता है और उसको 11:10 पर कहता है तेरी दुकान बंद कर, अरे भाई कोई टाइमिंग नहीं है, जब तक तो उन व्यापारियों को परेशान करने से क्या तात्पर्य है। हम चाहते हैं, और आज की तारीख में आर्थिक दृष्टि से हमारा व्यापार जगत पूरी तरह से चरमरा गया है। सरकार चाह रही है कि व्यापारी को राहत मिले, सुविधा मिले और उसके नाते कि जनता को भी राहत मिले, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से आज हमारा व्यापारी बहुत दुखी है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, 100% कहने में कोई संकोच नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार के सभी प्रतिनिधियों को हमने लिखा, हमारे जिलाधीश महोदय को भी हमने ये निवेदन किया कि गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से आप आह्वान करो। जैसे आपने एक बार लिखा कि इस गाइडलाइन के तहत ये दुकान खुलेगी, मैंने पारस जी अभी क्या लग रहा है कि पारस जी अभी क्या लग रहा है कि गाइडलाइन में कहीं पे पेचीदगियां हैं, क्या लग रहा है अभी आपको गाइडलाइन में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है? अभी भाई इसके अंदर स्पष्ट है कि नमकीन की दुकान खुल सकती है, उसके पश्चात हमारे नमकीन की दुकान को नहीं खोलना क्या न्याय? आखिर स्पष्टता के साथ में जब तक निर्देशित नहीं किया जाएगा, व्यापारी बहुत परेशान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से जो गाइडलाइन आती है, दूसरे दिन राज्य सरकार उस गाइडलाइन को निर्देशित करती है, तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन को व्यापारियों की दृष्टि से उस गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए स्पष्टता के साथ निर्देश देना चाहिए। अगर हम स्पष्टता के साथ में निर्देशित नहीं करेंगे तो व्यापारी पहले से बहुत डरा हुआ है, व्यापारी बहुत दुखी है। अगर व्यापारी 3 घंटे के लिए तो आदमी दुकान खोलने के लिए आता है, 4 घंटे के लिए तो, और उसमें भी कह दिया जाता है कि तुम्हारा 11 बजे का टाइम है। अरे भाई हमें ये तो बताओ कि कहां प्रशासन ने कहा है, कहां राज्य सरकार ने कहा है, कहां केंद्र सरकार ने कहा है कि आप 11 बजे तक दुकान खोलो या 12 बजे तक दुकान खोलो। स्टेशनरी की छूट, बच्चों के सारे एग्जाम चल रहे हैं, स्टेशनरी की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिक पार्ट की आवश्यकता होती है, किसानों के खाद के लिए, खेती करने के लिए जो इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है वो इलेक्ट्रिक की दुकान पर मिलती है, और सारी शॉप खोलने का निर्देश दे दिया गया। ऐसी स्थिति के अंदर मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, व्यापारियों को जब तक कि दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं होगा, वह स्वतंत्रता के रूप से अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर व्यापार करता है तो उसको राहत प्रदान करनी चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा, मैं वापस लौटूंगा। संदीप जहांगीर जी के पास में जाना चाहूंगा मैं एक बार। संदीप जी, आपसे मेरा सवाल है, आप एक यूनिट रन करते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में आपकी अपनी फैक्ट्री है, कुछ इस तरह के लोग और भी होंगे, बात भी हो रही होगी। अब सब कुछ क्लियर है कि चलिए अब फेज 3 जो है लॉकडाउन का, उसमें काफी राहत दे दी गई है, अभी भी व्यापारियों को किसी तरह की कोई पशुपेश की स्थिति है, सब क्लियर है? जी नमस्कार। मेरे हिसाब से सर अभी काफी सारी तकलीफें हमारे साथ हो रही हैं। औद्योगिक इकाइयां सभी चालू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ एम्प्लॉयज को रखते हैं, वहाँ रखने की हमने उनकी व्यवस्था करी है। यहाँ पे हमने उनके खाने के लिए हलवाई रखा हुआ है और उनकी बेडिंग के लिए हमने पूरे इंतजाम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना एक बड़ा ही चुनौती भरा काम है। क्योंकि आज हम उनको यहाँ सुलाते हैं, उसके बाद में वे लोग ताश खेलते हैं, अपने ग्रुप के अंदर जाके बातें करते हैं। अब उतना ध्यान हम लोग उनका नहीं रख सकते हैं। तो दूसरी बात, सरकार ने ये कहा है कि आप उन्हें 24 घंटे अपने परिसर के अंदर ही रखें, ना उन्हें बाहर जाने दें, ना उन्हें कहीं और जाने दें। तो अब उनका परिवार से कभी उनका फोन आता है तो उन्हें बाहर जाने की भी जरूरत पड़ती है, और कभी कोई उनके मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग अपना व्यापार ना कर पा रहे हैं, ना उन पे ध्यान दे पा रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे सारे जो भी फॉरेन ऑर्डर्स थे वो पूरी तरह अभी कैंसिल हो गए हैं, कुछ होल्ड पे चले गए हैं। तो आज गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि आप 33% ऑक्यूपेंसी के साथ अपनी इकाइयां चालू करें। अब अगर किसी कंपनी में 100 आदमी है तो हम 30 आदमियों के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं? हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग तो ऐसे में चीजों के ऐसे में संदीप जी, माध्यम से वो निकलता है। संदीप जी क्या करेंगे? अभी वेट करेंगे समय का कि सारी चीजें दुरुस्त हो, या फिर क्योंकि व्यापारियों की यह भी लंबे समय से डिमांड रही है कि व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए कुछ रियायत दी जानी चाहिए। तो या तो दो ही चारे हैं, अगर गवर्नमेंट को जो लगता है कि WHO की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग वो लॉकडाउन को फॉलो करते हुए काम शुरू करें, या फिर तमाम जो परिस्थितियां हैं ये क्लियर होने के बाद में आप अपनी इंडस्ट्री चालू करें। दो रास्ते हैं अभी यहाँ पे। तो व्यापारी बहुत सारे लोग, आप और पारस जी हमारे साथ एक
कहें कि एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आप लोगों की निश्चित रूप से आपस में बात भी होती होगी, सारे व्यापारी दोस्तों से बात होती होगी, तो किस तरह की स्थिति है? ये जो समस्या मुझे लग रहा है आप जैसे हजारों साथियों की होगी। पारस जी ने जो अपनी बात कही है, उनके जैसे बहुत सारे लोग होंगे। ये प्रॉब्लम एक अकेले की नहीं है। तो ऐसे पोजीशन में व्यापारी क्या सोच रहे हैं अब? योगेंद्र जी, मेरा ऐसा निवेदन है, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे भाई साहब ने कहा कि वाकई में जो इंडस्ट्री खोलने के लिए जो आदेश दिया कि वहीं कर्मचारी रहेगा, वहीं पर जो हमारा लेबर है वो वहां पर रहेगा। अब वो लेबर अगर मान लो 15 जने वहीं पर रहेंगे तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? कैसे करेंगे? आखिर वो एक साथ बैठेंगे? ये बात बिल्कुल सत्य है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कठिनाई किसी वर्ग को आ रही है तो वो व्यापारी वर्ग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मिडिल क्लास का व्यापारी तो आज की तारीख में रोड के ऊपर आने की स्थिति में, उनकी स्थिति ये हो गई है कि अगर वाकई में अगर 15-20 दिन और जैसा 17 तारीख तक पारस जी, सरकार भी ये चाहती है कि व्यापारी पैसे कमाने चाहिए, वो पटरी पे वापस लाए, अपनी दिनचर्या भी, अपनी इकोनॉमी को भी, अपनी इंडस्ट्री को भी, व्यापारियों का जो कि आज जिला प्रशासन या राज्य सरकार। जी, तो पारस जी, ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है और स्थितियां सबके सामने, तो इसमें व्यापारी अपेक्षा क्या करता है सरकार से? क्या चाहते क्या है? हम व्यापारी अपेक्षा क्या, हम व्यापारी अपेक्षा ये तो नहीं करते कि हमारे को इस समय कोई आर्थिक मदद दे दी जाए। नहीं, हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारी स्थिति स्पष्ट कर दिया जाए कि हम किस तरह से हमारा व्यापार करें। हम अगर व्यापार स्वतंत्रता के साथ में, हम ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे की हमें छूट दे दी जाए। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे को लॉकडाउन के तहत अगर आपने जो छूट दी है, व्यवस्थित रूप से उसकी सुविधा के नाते हमें जो आपने सुविधा दी है उसकी पूर्णतः से पालना की जाए। आपने कहा कि सवेरे 7 बजे दुकान खुले, शाम को 4 बजे दुकान बंद हो, तो फिर उसके बाद उसको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। आज सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम किसको आ रही है, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे भाई साहब ने कहा कि इंडस्ट्रीज के मामले में, अब आज हमारा सोप स्टोन खुला हुआ है। अब सोप स्टोन खुला हुआ है तो लेबर कहां से आएगी? पास के गांव जो आती थी वो लेबर आप आने नहीं दे रहे हो, उसका पासेस आप बना नहीं रहे हो, उसको कह रहे हो कि नहीं गांव से लेबर नहीं आएगी। 90% जो लेबर है, मजदूर वर्ग है, वो गांवों से, पास के गांवों से आता है। अगर गांवों से मजदूर को लाने की छूट नहीं दी, हाँ एक बार वो मजदूर आ जाए, लेबर हमारे यहाँ आ जाए, उसके पश्चात वो वहीं पर रहे, लेकिन उसके अगर परिवार में कोई कमी हो जाती है, पारस जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास, पारस जी वापस लौट रहा हूं आपके पास, हो जाती है जी पारस जी मैं वापस आऊंगा। मैं एक बार पारस जी वापस लौट रहा हूं आपके पास में, डॉक्टर गोदारा के पास में जाना चाहूंगा मैं, एक बार राकेश गोदारा जी के पास वापस जाना चाहूंगा मैं। जी डॉक्टर साहब आपके पास आना चाह रहा हूं वापस। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और निश्चित रूप से एक चुनौती भी है सबके सामने, खासकर ऐसी पोजीशन में भी। कुछ सावधानियां जो आपने बताई पहले भी, कुछ इसमें, क्योंकि अगर काम करेंगे मजदूर, कई ऐसी भी जगह होती हैं लंच भी साथ में करते हैं, गाड़ी में भी साथ में जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की इसमें कोई बात नहीं है और मुझे लगता है कि केयरफुली इसको फॉलो करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी कई ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम कुछ जनरल चीजों के लिए हम बता सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा हो तो कम से कम इन चीजों का ख्याल रखें। आप फर्स्ट एड बॉक्स से हम जनरली इसी वजह से रखते हैं कि किसी के को कट लग गया, किसी को फीवर हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि पैरेलल इसकी भी व्यवस्था रखनी होगी। तो कुछ आप लोगों को एक मैसेज देंगे कि हाँ फैक्ट्री अगर आप रन कर रहे हैं, कि जहां पे काम कराना आप चाह रहे हैं, वर्क प्लेस पे किस तरह की चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए अभी? योगेंद्र जी देखिए, ये जैसे मेरे व्यापारी जो मित्रगण हैं वो कह रहे हैं कि काम तो चलेगा और काम करना भी होगा। काम बंद करके लंबे समय तक हम लोग नहीं चल सकते, लेकिन हाँ कुछ चीजों में हमें हमारा व्यवहारिक जो बदलाव है वो लाना होगा। और इसमें चूंकि हमें पता है कि ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है, ये एक दूसरे से फैलने वाली संक्रमण की बीमारी है, जिसमें कि जिसका रास्ता जो है वो खांसी के द्वारा या बोलने के द्वारा या छींकने के द्वारा होता है। तो यहाँ पे और दूसरा चीज है कि अगर हमारे हाथ गंदे हैं, अगर उन हाथों को हमने किसी को टच कर दिया, इसीलिए सबसे पहले जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था और साथ में हम लोग कहते हैं कि नमस्कार करें, हाथ कम से कम मिलाएं। और दूसरी चीज है कि जो मैं यहाँ पे जिन लोगों के साथ में एक साथ 15 लोग या 20 लोग काम करते हैं, तो मास्क पहनना सबसे पहले कंपलसरी है, जो कि मुझे लगता है कि अभी लगभग हमारे सभी देशवासी उसका अनुसरण कर भी रहे हैं। और मास्क के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही हाई फाई मास्क हो, जिसके बारे में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही एक धारणा, एक भ्रांति है कि एक N95 मास्क होना चाहिए या कोई स्पेशल मास्क होना चाहिए जी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके लिए सिंपल कपड़े का मास्क या सिंपल मास्क भी आपका
एक जो आदमी संक्रमित है उसके लिए कारगर है या जो संक्रमित हो सकता है, N95 मास्क केवल और केवल हेल्थ केयर वर्कर जो कि पॉजिटिव या संभावित पॉजिटिव पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं उनके लिए जरूरत होता है। अदरवाइज आम आदमी को N95 मास्क पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके लिए आप सिंपल मास्क, जैसे कि जो पुराने जो हमारे यहाँ जो गमछा है या कोई कपड़ा है मुंह पे वो रखने की चीज है, जिसको कि अपन कॉफ एटिकेट बोलते हैं, कि खांसी करते थे हम ध्यान रखें, खांसी करते थे हम ये वाला एक जो जो पोस्चर है उसको अनुसरण कर सकते हैं, या जैसे एक फिक्स दूरी बना के रखें, 1 मीटर की या 2 मीटर की दूरी बना के रखें। तो अगर मैं नटशेल में बात करूं, जिनकी की बहुत सारी बातें हमारी पहले भी कही जा चुकी है विभिन्न माध्यमों से, तो पहला चीज है कि मास्क इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी, हम उनको एक डेली एक काम कर सकते हैं, मॉर्निंग में काम पर जाने से पहले 1-2 मिनट की या 1 मिनट की ब्रीफिंग कर सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि इन सब चीजों को याद सबको होती है, बट डेली उनको आदत में लाना, एक अनुसरण करने के लिए हमें एक डेली का एक उनको हैमरिंग चाहिए होती है, जिसके लिए कि ब्रीफिंग 1 मिनट की या 2 मिनट की ब्रीफिंग हो कि हम कैसे रहें, कैसे बात करें, मास्क पहने, अनचाहे बिना मतलब हम हमारे जो हाथ है उसको आंख या मुंह पे ना लगाएं, जब भी आपको लगे आपका हाथ गंदा हो गया है, कहीं पे आपने खांसी की तो तुरंत हाथ धो लें। डेली का अगर मॉर्निंग के अंदर 1 मिनट का, और दोपहर में खाना खाने के बाद वापस अगर 1 मिनट की इस तरह की ब्रीफिंग अगर हम उन सभी लोगों को करेंगे, तो वो 5 या 6 दिन के बाद में डेफिनेटली हमारी आदत में वो शुमार हो जाएगा और हम काफी हद तक संक्रमण के दर को कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा 2 ही एम है, या तो हम चेन का हिस्सा ना बने, और अगर हम चेन का हिस्सा बन गए तो हम चेन को बढ़ाए ना। इसमें कि मुझे लगता है इतना सिंपल, यही जो 2 सिंपल चीजें हैं, क्योंकि हमें बीमारी होने के बाद हमारे पास इलाज नहीं है, क्योंकि इस वायरल डिजीज है उसमें 85% अपने आप लोग ठीक होते हैं, और 1 से 2% लोग हैं जिनमें कि सीवियर निमोनिया या जो गंभीर मरीज हो सकते हैं उसका बाढ़। सेकंड, जो मैं मेरे जो जहां पे भी ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे सबसे मुख्य चीज है कि जैसे किसी को बुखार हो तो अपने आप दबाए नहीं, छुपाए नहीं उसको, तुरंत उस पेशेंट को बताएं कि आप दूसरों से दूर रहें और आप हॉस्पिटल में या नजदीकी डॉक्टर को संपर्क करें और उसको आइसोलेशन में रखें और उसके निगरानी करें कि उसका बुखार वास्तव में कोरोना के लक्षणों से मिलता जुलता है या उस बुखार के अन्य कारण हो सकते हैं। क्योंकि बुखार ऐसा नहीं कि कोरोना के इस दौर के अंदर किसी को यूरिन इन्फेक्शन नहीं हो सकता, या किसी को पेट दर्द नहीं हो सकता, या किसी को और कोई अन्य बीमारियां नहीं हो सकती। तो अन्य बीमारियों को भी हमें दरकिनार नहीं करना है, और कोरोना वाली बात है उसको भी हमें करना है, इसलिए डॉक्टर से संपर्क जरूरी है। जैसे कि हमारे जो अभी जो पारस साहब ने बोला कि हमें आपको ऐसी सुविधा भी होनी चाहिए कि आप उनको, पेशेंट को या जो मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए भी हमें जो सरकार है वो फैसिलिटी अवेलेबल कराए। डॉक्टर साहब वापस लौट रहा हूं आपके पास में, डॉक्टर साहब मैं वापस लौट रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह चौहान साहब, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। चौहान साहब आपका स्वागत है। बड़ी इंडस्ट्री है, राजस्थान या एनसीआर की बात कहें तो एक बड़ा इंडस्ट्री हब है वो नीमराना, भिवाड़ी, टपुकड़ा, ये पूरा सराउंडिंग एरिया है वो है। लॉकडाउन फेज 3 शुरू हो रहा है 4 तारीख से। व्यापारी के सामने कुछ चुनौतियां हैं, आप लोगों की मीटिंग भी हुई होगी, पूरा रीड भी किया होगा इसको। कुछ चुनौतियां हैं आप लोगों को, या कहीं ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं कि अभी कुछ सरकार ने जो डिक्लेयर किया है उसमें कहीं पेचीदगी है, या फिर आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उसे, कुछ ऐसी है भी दिक्कत? हाँ डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं भिवाड़ी के बारे में छोटा सा सर जानना चाह रहा हूँ कि भिवाड़ी इतना बड़ा हब है इंडस्ट्रियल एरिया का, कम से कम 5-6 हजार इंडस्ट्री है वहाँ पे, और जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन दिए हर इंडस्ट्री उसको फॉलो कर रही है। लेकिन हमारी समझ में एक छोटी सी बात अभी तक नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने कहा हमको फैक्ट्रियां चालू कर लो। हमारे भिवाड़ी में 1 किलोमीटर की सराउंडिंग में छोटी छोटी कॉलोनी बनी हुई है और उन्हीं में हमारी लेबर रह रही है, उन तक तो आने नहीं दिया जा रहा। तो बताइए हम कैसे फैक्ट्री चलाएं? हमारे को आदेश दे दिया फैक्ट्री चलाइए, आदमियों को रोकिए। पहले तो हमने आदमियों को जैसे तैसे रोका हुआ है सबको जी। अब जब काम शुरू करवा दिया है तो उनको आने नहीं दे रहे, पुलिस बोलते ही नहीं भागो यहाँ से। तो कैसे इंडस्ट्री चलाएंगे? अगर ऐसी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो इकोनॉमी तो पूरी बैठ जाएगी। आज पूरा भिवाड़ी इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है कि मारुति को कम से कम 30% कंपोनेंट भिवाड़ी से जाते हैं। आज उन्होंने 1 महीने बंद कर दी कि मेरे कंपोनेंट नहीं आ रहे, तो मारुति ने अपनी क्लोज डाउन कर दी इंडस्ट्री। अगर आप हमारे को रूल रेगुलेशन जो बता रहे हैं हम उनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में फैक्ट्री कैसे चलाएंगे आप ही बताइए। हमारा जितना भी एजुकेटिव स्टाफ है वो सराउंडिंग रेवाड़ी। चौहान साहब, एसोसिएशन की मीटिंग हुई आप लोगों की कि हमें क्या करना है? क्योंकि देखिए ओपन प्लेटफॉर्म में अगर कहीं कुछ लग भी रहा है तो जनप्रतिनिधि आपके साथ में है, लेबर मिनिस्टर अलवर से ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे आप?
हेलो जी चौहान साहब, चौहान साहब, मेरा सवाल यह है कि लेबर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं, केंद्र में राजस्थान के मंत्री हैं, आप लोगों का एसोसिएशन जो है बहुत बड़ा संगठन है, तो कुछ बात होगी आप लोगों की, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ प्लान किया आप लोगों ने? अब लेबर भिवाड़ी में रुकी हुई है जी, हमारे काम चालू हो रहे हैं, तो उसको कैसे करें अब बताइए। जी जी, चले मैं चौहान साहब वापस लौटूंगा आपके पास में, और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं कोरोना के तहत लगे गए लॉकडाउन फेज 3 की। व्यापारी को क्या परेशानी है, पुलिस के सामने क्या चुनौतियां हैं, डॉक्टर्स का क्या मानना है, तमाम पहलुओं को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो जिज्ञासा है उसका जवाब जन टीवी के प्लेटफॉर्म से दिया जा सके। मैं वापस योगेंद्र जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। जोशी साहब, अभी आपने सुना इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके सामने बड़ी समस्या आती है एक पास की। पास अप्लाई करते हैं, उसमें तो पेंडिंग शो होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ लोगों को मिल भी जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस पास नहीं दे रही होगी, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है कि पास को लेकर के, जैसे अभी पारस सिंघवी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए थे, अभी जहांगीर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चौहान साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो तमाम लोगों का यह कहना है कि कुछ खामियां हैं। खामियों का जिक्र मैं आपसे इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि सरकार तक बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नीचे धरातल पे, यानी कि नाकेबंदी जहां होती है, जहां पे जांच की जाती है, रोका जाता है, वहां पुलिस के जवान होते हैं। उन्हें या तो पूरी तरह से ऊपर से ऑर्डर क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं कि जानबूझ करके किसी को परेशान करेंगे। वो भी ड्यूटी कर रहे हैं इतनी चिलचिलाती धूप में, हमारी पूरी सिंपैथी उनके पास के प्रति है। तो ऐसे में जो चुनौतियां होती हैं पुलिस के सामने कि आप किसको रोकें, किसको नहीं रोकें, किसी का फोन आ रहा है, किसी का क्या प्रेशर आ रहा है,
तो वास्तव में एक ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें करना क्या चाहिए इसके लिए? या तो सरकार को ओपन कर देना चाहिए, इंडस्ट्रीज से एक लिस्ट लेनी चाहिए कि आप एक वीक के लिए किन लेबर को बुलाना चाहते हैं, हम उनके पास आपको ऑनलाइन जारी कर देते, आप उनके प्रिंट आउट ले लीजिए। तो वास्तव में होना क्या चाहिए इसके लिए? देखिए योगेंद्र जी, मैंने सुना, व्यापारियों की बात भी सुनी है, इंडस्ट्रियल से संबंधित परेशानी भी सुनी है, और मैंने ये चीजें देखी है कि जो बीट पे या जो नाकेबंदी पे कांस्टेबल लगे रहते हैं उनको इन चीजों की पूरी जानकारी नहीं होती। और मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन है कि सरकार को अब ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए दंगा फसाद अलग चीज होती है, लेकिन ये कोरोना महामारी ऐसी है कि ये पहली बार तो हुई है और इसकी प्रैक्टिस किसी को भी नहीं है, ये नॉर्मल के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए अब ये चीजें बंद होनी चाहिए। और सरकार को, जैसे जयपुर में कमिश्नरेट है या जिलों में जिला पुलिस अधीक्षक है, तो रोज प्रातःकालीन पुलिस की तरफ से बुलेटिन जारी होना चाहिए जो सरकार से समर्थित हो, और उस बुलेटिन की प्रत्येक बिंदु नीचे कांस्टेबल तक सूचित होना चाहिए। अगर इसकी बहुत सारी चीजें मिट सकती हैं, जैसे एक आप बता रहे हैं कि हमारे कॉलोनियां बनी हुई हैं, एक कॉलोनी वाले एक इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उसका कार्ड प्रत्येक मजदूर अपने पास रखे, पुलिस उसको जाने की अनुमति दे। इस प्रकार की चीजों की जानकारी कि पुलिस को क्या करना चाहिए, यह सरकार की तरफ से पुलिस को होना चाहिए, और पुलिस के प्रत्येक अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वो नीचे तक के कांस्टेबल को बताए। मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे ड्यूटी बनी रहती है, 8-8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद कांस्टेबल वहां से अपने सीधा घर चला जाता है, दूसरा कांस्टेबल आ जाता है, वो कांस्टेबल उस कांस्टेबल को ब्रीफ नहीं करता, क्योंकि हर जगह अधिकारी मौजूद नहीं है। लेकिन यही परेशानी है, जिस परेशानी को दूर करने के लिए हमारी सरकार को रोज प्रतिदिन बुलेटिन जारी करना चाहिए, और उस बुलेटिन की एक प्रति डीजी के माध्यम से या कमिश्नर या जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कांस्टेबल तक वो सूचना, पहले होता था पुलिस में ब्रीफिंग और ब्रीफिंग, वो बंद हो गया। आप ब्रीफिंग करें जाने से पहले सारे पुलिस के जाब्ते को कि आपको ये काम दिन भर करना है, आज इनको छूट दी गई है, ये बाहर जा सकते हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं, इनको आप रोक सकते हैं, ये होती है ब्रीफिंग। ये पहले कभी भी हमेशा प्रातःकाल 8 बजे हुआ करती थी, जो आजकल बिल्कुल नहीं होती। ये होगी, अगर ये होने लग जाएगी तो इन व्यापारियों की, इंडस्ट्रियल से जो आने वाले व्यक्ति हैं, जो व्यापारी है, उनकी सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ब्रीफिंग और डिब्रीफिंग पुलिस में अगर नहीं होगी तो ये समस्याएं चलती रहेंगी, और इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकलेगा, लोग परेशान होते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी क्या होता है, ये भी है, ये भी सोचना चाहिए, कहीं भी दिन में कोरोना पॉजिटिव निकल आता है। कल राजा पार्क में सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव निकल गया, एकदम पुलिस ने चारों तरफ की सड़कें बंद कर दी और निकलना बंद कर दिया। तो नागरिकों को भी, व्यापारियों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये सड़कें एकदम बंद कर दी तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि देखिए वहां अनाउंसमेंट नहीं होता कि साहब वहां से ये कोरोना पॉजिटिव निकल गया, ये हो गया। पुलिस की भागदौड़ है, एम्बुलेंस है, ये सब आती है, उससे पता चल जाता है। तो नागरिकों को भी सावधान हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ आसपास में इस तरह की व्यवस्था हो गई है तो हमें अपनी दुकान, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, उनको समयबद्ध सीमा से पहले भी बंद कर देना चाहिए, चले जाना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल स्थिति है तो उसमें पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और मैं योगेंद्र जी आपके माध्यम से बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि ये पुलिस की तरफ से ढिलाई है, जिससे कि व्यापारी परेशान हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के जितने कर्मचारी है वो परेशान हो रहे हैं। ये सिर्फ पुलिस की ऊपर की सूचना, बिल्कुल सिस्टम को दुरुस्त किया जाना चाहिए। जब केंद्र गवर्नमेंट देना बिल्कुल चाहती है, सरकार की नीयत है कि व्यापारी को राहत मिले, वो नीचे अर्थव्यवस्था पटरी पे आनी चाहिए, लोगों का काम चलता रहना चाहिए। लेकिन पेचीदगी वही होती है कि जब पूरी तरह से जो रूल्स आप बना करके भेजते हैं, जो ऑर्डर जारी करते हैं, हम पहले भी इस बात को उठा चुके हैं कि आप ऑर्डर तो जारी करते हैं लेकिन सरकार के इन आदेशों का पलीता नीचे ही कर दिया जाता है। तो या तो ये माना जा सकता है कि ऑर्डर में कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं होती, या ऊपर से अधिकारी नीचे तक उन्हें ठीक से ब्रीफ नहीं करते। आवाज सुनाई नहीं दे रही साहब, आवाज सही मतलब में समझ नहीं आ रही सर जी, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही जी। चौहान साहब, योगेंद्र जी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर जी। मेरा सवाल यह है चौहान साहब आपसे कि जो दिक्कत की बात कर रहा हूं मैं, कि हमारा जो एजेंडा है ये यही है कि अभी हम 4 तारीख से लॉकडाउन फेज 3 में जाने वाले हैं। 2 दिन का भी हमारे पास में वक्त है। सरकार का अनाउंसमेंट के लिहाज से कुछ राहत है, कुछ अभी बंदी से रहेंगी। तो आप सरकार से राहत क्या चाहते हैं? अभी जो बिंदु
रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, 3 जोन में जो पूरे देश को बांटा हुआ है, जहां प्रॉब्लम है अभी आपके यहां मुझे लगता है कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए भिवाड़ी के अंदर, तो वहां अभी भी आप लोगों को कहीं किसी तरह का संशय है कि ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमें दिक्कत आ सकती है? पहले भी कुछ इस तरह के ऑर्डर रहे, जो ऑर्डर कुछ और थे और नीचे धरातल पे कुछ चीजें और देखने को मिली, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों का एसोसिएशन जो है उसमें कहीं चर्चा हुई है कि ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए भिवाड़ी देश के उन इंडस्ट्रियल एरियाज में से है जहां उसकी अपनी एक पहचान है, वहां जोन बने हुए हैं, कोरिया जोन वहां उसके पास में है, जापानीज जोन उसके पास में है, दुनिया के हर तरह की फैक्ट्रियां उसके आसपास बनी हुई हैं, तो वहां मुझे लगता है कि ज्यादा क्लियरिटी की आवश्यकता है। एसोसिएशन क्या कह रही है, सरकार से क्या डिमांड करती है? कोई ऐसा लग रहा है आपको कि यह बिंदु हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी? नहीं, सरकार से योगेंद्र जी एक डिमांड है छोटी सी। आपने अलाउ कर दिया फैक्ट्री चलाने के लिए, लेकिन सर हमारी भिवाड़ी में जितनी भी इंडस्ट्री है सब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है जी, और वो बगैर हमारे मैनेजर या जनरल मैनेजर मालिक बगैर नहीं चल सकती। किसी को ड्राइंग समझाना है वो अलाउ है नहीं। हम लोग दिल्ली बैठे हैं, गुड़गांव बैठे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक बार पास दो, हम एक बार आ जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। अभी तक लोगों ने फैक्ट्रियां तक विजिट नहीं करी। आज 1.5 महीना हो गया है, एक एक पास बनवा के हम पहुंच रहे हैं, तो लेबर तो हमारी फैक्ट्री चला नहीं पाएगी। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप जो गाइडलाइन दोगे हम फॉलो करेंगे, लेकिन हमारी तो सुन लो। फैक्ट्री लेबर नहीं चला पाएगी। लेबर पहुंच की 10 जाके सुबह 8 बजे बैठ जाती, वो तो मशीन खोलेगी, कैसे चलना है, क्या ड्राइंग, क्या जॉब लगना है, कौन बताएगा सर उसको? प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि हमारी फैक्ट्री में जितने हमारे एजुकेटर, हमारे को 2 अलाउ करो, 3 अलाउ करो, तो भी उसको ड्राइंग समझा सके, उसको काम बता सके। बिल्कुल। तो अभी कुछ दिक्कतें हैं जिनको आपको लग रहा है प्रशासन के स्तर पे। चौहान साहब, बात हुई है, क्योंकि आप तो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बात हुई है आप लोगों की, प्रशासन का क्या कहना अभी? सर मैं समझ नहीं पा रहा आवाज। जी चौहान साहब, मेरा सवाल यह है कि आपकी अभी तक किसी सरकारी नुमाइंदे से बात हुई है कि हम करेंगे क्या, ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? सर प्रशासन से बराबर मेरी मीटिंग हो रही है, बराबर वीसी हो रही है, और हर बार वो कहते हैं हाँ इसका सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। मेरी एसीएस सुबोध अग्रवाल जी से वीसी हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से वीसी हो चुकी है, और ये जो आज आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ योगेंद्र जी, मैंने उनसे भी यही चीज डिस्कस की है। अभी हमारे पूरे इंडस्ट्री 4 तारीख को जो खुलने जा रहा है लॉकडाउन 2 कि इंडस्ट्री खोल लो, लेकिन आप ही बताइए सर, कोई दिल्ली बैठा है, कोई गुड़गांव बैठा है, कैसे खोल लेंगे? हम लोग अवेलेबल है नहीं, तो कैसे? प्रशासन को हर बार बता रहे हैं हम। आज भी मीटिंग हुई है हमारी, उस पर भी एसपी साहब को, डीएम साहब को बताया, साहब बोला ठीक है गाइडलाइन से हम तक जाएगी। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। बिल्कुल, आप वेट करिए। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार इवनिंग में मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काफी अधिकारियों से चर्चा है, और कुछ इस तरह की पेचीदगियां जो मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, कुछ व्यापारिक संगठनों के माध्यम से आ रही हैं। एक छोटा सा बीच में जी बोलिए। एक और है जी सर, कुछ हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनको एक बार बस का अलाउ कर दिया, हाँ। एक बार लेबर को ले आइए। अब उस 4-5 दिन में लेबर रखने, कोई बीमार हो जाता है, कोई कहते मुझे घर जाना है, तो कैसे करें? कहते हैं आने की परमिशन तो है, जाने की नहीं है, तो लेबर बोलती है हम तो अपने घर जाएंगे, हमको छोड़ दो अभी आप। अब बताए कैसे करेंगे? हमारे साथ ऐसी ऐसी टिपिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको फेस करने हैं। आज आपके माध्यम से कह तो रहे हैं, लेकिन बड़ी दुखी होकर कह रहे हैं जी कि उधर आपने कह दिया फैक्ट्रियां चलाओ, फैक्ट्रियां कैसे चलाएं सर आप बताइए? बिल्कुल, कुछ परेशानियां हैं। निश्चित रूप से आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आप कह रहे हैं कि सीएस से वीडियो कॉन्फ्रेंस आपकी हो चुकी है, एसीएस सुबोध अग्रवाल साहब से आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं जिसमें हजारों इंडस्ट्रीज, वहां के लोग, मुझे लगता है कि अगर अकेले भिवाड़ी की बात की जाए तो लाखों लोगों के एम्प्लॉयर के रूप में भिवाड़ी, टपुकड़ा, आसपास के जो इंडस्ट्रीज हैं वो साबित हो रही है। चले, मैं एक बार जहांगीर जी के पास में जाना चाहूंगा। संदीप, आपके पास में आना चाह रहा हूं। और जी, ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले से ही काफी परेशानी में है और अभी से नहीं, मंदी की मार झेल रही है। इसके लिए लेबर भी कोई आम लेबर ऐसे नहीं कि आप चौकड़ी से उठा करके आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में लेकर के आ जाएंगे। वो तराशे हुए वो कारीगर होते हैं जिसकी महारत होती है, हर किसी पे आप बिलीव नहीं कर सकते। जैसे आप ही की इंडस्ट्री है वो डायमंड से जुड़ी हुई है, कोई छोटा सा पीस भी इधर उधर होता है तो बहुत बड़ा एक उसके लिए रिस्क होता है। ये आप लोगों को कैसे मेंटेन करने का प्लान किया अभी तक? क्योंकि आपके जैसे यहाँ पे एक जोन बना हुआ है बाकायदा सीतापुरा के अंदर, जो ज्वेलरी जोन है,
लोग चालू भी करना चाह रहे होंगे, हो सकता है कुछ चलाना भी शुरू भी कर दिया होगा। तो अभी जो चुनौती है वह लेबर को लेके जैसे आपने बताई, और क्या हो सकता है सरकार के स्तर पे? जैसे अभी हमारी चौहान साहब से बात हो रही थी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम कुछ है अभी आपके सामने? जी योगेंद्र जी, मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि अभी जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि बिजली का बिल है, उनके स्थायी शुल्क हैं, वो एज इट इज आ रहे हैं, वो हमें पे करने पड़ रहे हैं जी। आज की तारीख में इंडस्ट्री वाला नाउ एम्प्लॉयर बिकम अनएम्प्लॉयड। आज की तारीख में एम्प्लॉयर ही खुद बेरोजगार होने की स्थिति में खड़ा हो चुका है जी। आज उसे सारे एक्सपेंसेस देने हैं, लेबर के एक्सपेंसेस देने हैं, सरकार हमें दबाव बना रही कि आपको पूरी सैलरी बिना किसी कटौती के सभी एम्प्लॉयज को देनी है। ठीक है, हम भी मानते हैं कि आज हर एम्प्लॉयज को अपने खर्चे के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पूरी सैलरी दी जाए। मेरे हिसाब से 30% या 50% का हमें उनको भुगतान करना चाहिए। और गवर्नमेंट हमसे ये भी उम्मीद करते हैं कि हम पूरे टैक्सेस दें, पूरा जीएसटी हम उनको भरें, और सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम टू टाइम भरें, ईएमआईज हम लोग टाइम टू टाइम दें। तो आज हम उस स्थिति पे खड़े हो चुके हैं कि हम खुद बेरोजगार होने की स्थिति में खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 6 महीने तक ज्वेलरी इंडस्ट्री या कोई भी तरह की इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री ले लीजिए, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के। गवर्नमेंट ने एमएसएमई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कुछ भी नहीं दिया है, नथिंग। आज हम लोग, मैं मेरी बताता हूं, मुझे व्यापार करते हुए 12-13 साल हो चुके हैं। मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूं, मैं रेगुलर इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता हूं। मुझे गवर्नमेंट ने आज की तारीख में कुछ नहीं दिया है। मैं खाली आपके चैनल के माध्यम से यह सरकार को बताना चाहता हूं कि आज हम जैसे छोटे व्यापारी और नव युवक व्यापारी को प्रोत्साहन के रूप में कुछ एमएसएमईज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कुछ राहत देनी चाहिए, उन्हें कुछ कम ब्याज पे लोन देने चाहिए, कुछ उन्हें रियायत देनी चाहिए। आज अगर उन्हें इंडस्ट्रीज को ही नहीं आगे बढ़ाएंगे तो आगे रोजगार कौन देगा, किसको देगा? मैं मानता हूं कि 25 से 30% संदीप, आप तो जयपुर में बैठे हुए हैं। संदीप, आप जयपुर में बैठे हुए हैं और बाकायदा ज्वेलरी एसोसिएशन काफी पावरफुल एक विंग बनी हुई है हमारे यहाँ पे। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया अपनी एक अलग पहचान रखता है। जयपुर में बैठने के बाद में प्रॉब्लम जो मैं सुन रहा हूँ, आप 3 व्यापारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चौहान साहब जुड़े हुए हैं, उदयपुर से पारस जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जयपुर से आप जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है, कॉमन प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यहाँ किसी से बात हुई है सरकार के स्तर पे आपकी? जी संदीप जी। जी, आपकी बात हुई है, आपके एसोसिएशन की बात हुई है सरकार के स्तर पे कि 4 तारीख से जो गाइडलाइन है अभी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? तरफ से हमारे पास नोटिफिकेशन आए हैं, सैलरी पूरी देने के लिए नोटिफिकेशन आए हैं। आपकी कंपनी को 30% एम्प्लॉइज के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा हमारे पास कोई रियायत नहीं है जी। और एम्प्लॉइज को वहीं रखने के लिए आपको पूरे संसाधन करने हैं। दिन में 2 बार कस्टम ऑफिसर्स आते हैं चेक करने, वो पूरा चेक करते हैं कि आप लोग पूरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब आप मुझे एक प्रैक्टिकल चीज बताइए सर, सोशल डिस्टेंसिंग को बोलना जितना आसान है, उसको कायम करना उतना ही इम्प्रैक्टिकल है। आप ज्वेलरी का पीस बना रहे हैं या कोई भी गारमेंट का पीस बना रहे हैं, वो कितने हाथों से गुजरता है, आप कैसे उसको रोक सकते हैं? आपके जर्म्स कौन से पीस पे हैं, कहां हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल। चले, मैं पारस जी हमारे साथ में जुड़े इस वक्त, पारस सिंघवी साहब उदयपुर से हमारे साथ में जुड़े में। पारस जी, मैं थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा, मैं एक अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, अभी बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग एक मेजर इश्यू है, सरकार कभी भी जांच कर सकती है, चेक कर सकती है। अगर इसको फॉलो ठीक से नहीं किया, निर्देशों का पालन आपने ठीक से नहीं किया, तो बड़ी परेशानी में आ सकता है व्यापारी। उदयपुर से या आसपास से जो लेबर आती है, आपने जैसे कहा कि लेबर की बड़ी प्रॉब्लम है, पासेज की बड़ी दिक्कत है, सरकार के स्तर पे बात होती होगी क्योंकि आपको इंडस्ट्री चालू करनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री लगातार संपर्क कर रहे हैं, एसीएस सुबोध अग्रवाल लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो पारस जी, कुछ प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने शेयर की है, उनका कुछ रिप्लाई आया अभी तक? जैसे अभी चौहान साहब कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम्स है, वो एसीएस और सीएस से शेयर की उन्होंने, लेकिन अभी भी बड़ी गफलत है। इंतजार करना चाहिए हमें 4 तारीख तक के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ने भी 6 बजे जो मीटिंग थी उसमें कुछ बातों को लेकर के वो रखेंगे। 2 अन्य व्यापारी साथियों ने आपको सुना, आपने उनको सुना है, तो कुछ बातें हुई आपकी प्रशासन के स्तर पे कि इनका जवाब क्या आपके पास में? योगेंद्र जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।
जी। व्यापारी वर्ग ऐसा वर्ग है जो किसी कीमत में कोई भी जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जो गाइडलाइन आती है, दिशा निर्देश आता है, उसकी 100% पालना करने की कोशिश करता है जी। और मैंने जब पहले भी कहा, संदीप जी ने भी कहा, और अभी जो एक हमारे चैनल पे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जो भाई साहब विराजमान है, उन्होंने निवेदन किया और वाकई में उन्होंने बहुत सत्य बात कही। कोई राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी होती है और उसको जिला प्रशासन हमारे शहर के अंदर उसको लाइन दिशा निर्देशित करता है। मेरा निवेदन यह है कि पुलिस को ब्रीफिंग ही नहीं की। बिल्कुल कितनी सत्य बात है, वह पुलिस वाले को तो ये पता ही नहीं है, सिपाही को पता ही नहीं है कि क्या करना है हमें। वो डंडे के बल पर उस व्यापारी को लट मार के कहता तू तेरे घर जा। आखिर उसको पता ही नहीं होता है कि क्या राज्य सरकार का निर्देश है, क्या जिला प्रशासन का निर्देश है, क्या केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। जब गाइडलाइन का फॉलो करने के लिए जो सिपाही, जो एसआई, जो सब इंस्पेक्टर रोड के ऊपर खड़ा हुआ, उसको पता नहीं लगेगा तो वो व्यापारी के साथ में क्या हरकत करेगा। और यही बात पूरे शहर के अंदर हो रही है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं योगेंद्र जी, हमारे उदयपुर शहर के अंदर पिछले 1.25 महीने से 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ। एक दुकानदार ने, किराना के व्यवसायी ने 2 रुपए रेट ज्यादा ले ली। कुछ युवक वहां पर आए और उन्होंने कहा कि मेरे को उधार माल दो। उसने उधार माल नहीं दिया और उसकी शिकायत हमारे रक्षक विभाग, डीएसओ विभाग को की। डीएसओ विभाग की दूसरे दिन टीम गई, उस दुकान को उन्होंने सीज कर दी। इस तरह से उन्होंने करीबन 40-50 दुकानें सीज की। हमने प्रशासन से निवेदन किया, व्यापारी ने पूर्णतः गलती की है, उसकी जांच करो। गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन 1.25 महीने तक 23 तारीख की जो दुकान सीज है वो आज तारीख हो गई है 2। 1.25 महीने से वो दुकानदार आज भी रोड के ऊपर लालायित है और प्रशासन के चक्कर काट रहा है और प्रशासन कहता है कि 4 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं 1 सेकंड लूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा अभी संदीप जी ने कहा, वो व्यापारी रोड के ऊपर आने के लिए लालायित है। उसके घर पे जो साहब भोजन इकट्ठा करके लोगों को खिला रहे ना, अब उस व्यापारी को भोजन खिलाना पड़ेगा। अरे उसकी गलती है तो सजा कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जुर्माना कितना? 1000, 2000, 5000? क्या उसका इतना जुर्माना और इतना दंडनीय अपराध कर दिया उसने कि 1.25 महीने तक उसकी दुकानें बंद रहेगी? इसे शहर के अंदर इस तरह से सरकार को, इस तरह पे निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। गहलोत साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, सबसे वार्तालाप कर रहे हैं, वो अपनी बात को सुन रहे हैं, लेकिन नीचे अधिकारियों तक उस बात का इंप्लीमेंटेशन नहीं व्यवस्थित रूप से हो रहा है, जिसका परिणाम होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, यही स्थिति बनी रहेगी तो व्यापारी रोड पे आकर लालायित हो जाएगा कि वह भोजन के पैकेट, कोई मध्यम वर्गीय परिवार है, कोई हम करोड़पति पैसे वाले नहीं है। आज इंडस्ट्रीज वाला बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन जब वो 1.5, 2 महीने तक अगर अपनी फैक्ट्री को नहीं चलाएगा, और जैसा कहा ना कि फिक्सेस एक्सपेंसेस तो फिक्स है, बिजली का बिल तो आएगा 50,000 रुपए महीने का, आपको भरना ही है। आज नहीं भरना तो 1.5 महीने बाद भरना है, ब्याज सहित भरना है। बिल्कुल पारस जी, पारस जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जिनको आगे कुछ महीने तक हमें फेस करना पड़ेगा। मैं एक बार चौहान साहब के पास में जाना चाहूंगा। चौहान साहब, कुछ EMIs को लेकर के बैंक्स को निर्देश दिए गए थे कि आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए। कुछ बिजली के बिलों को लेकर के बात कही गई थी, कुछ टैक्सेस को लेकर के बात कही गई थी। जब लॉकडाउन फेज फर्स्ट था, स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पे भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर, निर्मला सीतारमण जी ने भी ब्रीफिंग की थी। अभी क्या पोजीशन है? जो फर्स्ट फेज में रूल्स बनाए हुए थे, जैसे पारस जी अभी भी कह रहे हैं कि बिजली का बिल आ रहा है, EMI जा रही है, तमाम जो चीजें जा रही हैं, सरकार ऊपर से जो कहती है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि दिखाने में कुछ और है, कहने में कुछ और है? योगेंद्र जी बिल्कुल डेफर्ड किया है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आप अभी प्रोविजनल बिल के साथ बिल पे कर दीजिए, हम जब खुलेगा तो आपकी एक्चुअल रीडिंग लेके बिल ठीक कर देंगे। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं बिजली बोर्ड को कि ठीक करने में कितना टाइम लगाएंगे, वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक करेंगे लेकिन 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, अगला बिल फिर आ जाएगा। इंडस्ट्री बोलेगा मेरा बिल नहीं जमा होगा तो मेरी कनेक्शन कट जाएगा, फिर कनेक्शन काटने की लंबी लाइन, पैसे दो, वो कनेक्शन जोड़ने आएगा। ऐसी छोटी छोटी आपके माध्यम से मेरे को कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम इंडस्ट्री वाले हमेशा अपना सर झुका के रखते हैं कि यार चलो अपनी इंडस्ट्री चलाओ, क्योंकि हम 1-1 मिनट का जब हिसाब लगाएं तो हम लगता है कि हमारी 1 घंटे से बंद हो गई। तो इसलिए जो कुछ कह रहा है उसकी मानो और कनेक्शन। चौहान साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं, लाखों व्यापारियों तक आपकी वॉइस पहुंच रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी ACS और राजस्थान के CS दोनों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा हुई है, उनका
आपके सवाल होंगे, निश्चित रूप से आपके साथियों के सवाल होंगे। सरकार का रुख और रवैया कैसा है वो मैं जानना चाहता हूं। नहीं, मैं समझा नहीं, एक्चुअली आवाज आपकी गूंज रही है क्या? दोबारा थोड़ा बोलिए, मैं समझूं। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एसीएस और सीएस दोनों से चर्चा हुई होगी, किस तरह का रिप्लाई है उन लोगों का? पीएफ और ईएसआई की बात कर रहे हैं? एसीएस सुबोध अग्रवाल साहब, डीबी गुप्ता साहब के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें किस तरह की स्थितियां रही? कुछ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का रुख दिखा उनका? आवाज थोड़ी सी जी मैं नहीं पा रहा हूं सर, मैंने अपना म्यूट पे कर रखा, लेकिन आवाज बिल्कुल मेरे पास आ नहीं रही। चलिए चौहान साहब, आपकी आवाज वहां पे इको हो रही है। मैं छोटा सा मेरा सवाल है, मैं बहुत ही धीरे से आपसे पूछता हूं। आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीबी गुप्ता साहब से, सुबोध अग्रवाल साहब से बातें हुई हैं, आपने जो प्रॉब्लम्स रखी होंगी उनको लेकर के किस तरह का रुख रहा उनका? इन्होंने जो भी बताई है बहुत सही बताई है। प्रैक्टिकल की जो हम आज दिन भर फेस कर रहे हैं वो बातें इन्होंने कही है कि आपके माध्यम से गवर्नमेंट को थोड़ा सा हम बताएं कि हम किस अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जी, हर महानुभावों ने बहुत ही अच्छे सजेशन दिए हैं कि आज एक्चुअल पोजीशन क्या है वो इन्होंने आपके धरातल पे लाके रखी आपके माध्यम से, कि सरकार को सोचना चाहिए कि उद्योगपति और व्यापारियों की क्या हालत है। व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा, व्यापारी तो व्यापारी है। आज इंडस्ट्री छोटे व्यापारी के बगैर नहीं चल सकती। आज दुकानें नहीं खुलेंगी तो फैक्ट्रियां में छोटे छोटे सामान कहां से आएंगे? चलिए, तो जो भी आज आपके माध्यम से जो बात आई है बहुत बढ़िया बातें आई है सर। जी, चलिए मेरा एक सवाल गोदारा साहब से है। गोदारा साहब, समय कम है, मैं बहुत शॉर्ट में आपसे चाहता हूं। इंडस्ट्री चालू करेंगे, जहां पे बस चलती है, जैसे कहा कि ग्रीन जोन में आप पे अगर 50 सीटर है तो आप 25 को बैठाइए, लेकिन हम जानते हैं बहुत अच्छे से गांव में या जो कस्बे हैं वहां पे स्थितियां बड़ी बदल जाती हैं। थोड़ी छूट को हम बड़ी लार्ज छूट के रूप में मान करके चल देते हैं। एक बड़ी चुनौती है सरकारों के सामने भी, आम जनता के सामने भी। जो लोग घरों में रह करके इतने लंबे समय तक 40 दिन के इस फेज को फेस किया है, उनके सामने भी बच करके रहे हैं। तो वास्तव में अभी कुछ किसी तरह का संदेह है कि हम इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? जी गोदारा साहब। योगेंद्र जी, थोड़ी सी आवाज थोड़ा एक बार आप धीमे और दोबारा बोलेंगे आप एक बार? जी, मेरा सवाल ये है सर कि लॉकडाउन 4 तारीख से कुछ रियायतों के साथ में खोला जा रहा है। अभी 40 दिन से जो लोग घरों में कैद हैं या काम के लिए निकलेंगे, जहां पे थोड़ी छूट दी गई है, वहां हम जानते हैं गांवों में 25 सीटर के लिए अगर आपने कहा 50 की बस में, वह लार्ज स्केल में बैठ सकते हैं। तो ऐसे कुछ चुनौतियां हैं जो मेडिकल एंड हेल्थ के लिए भी चैलेंजेज है, समाज के लिए भी चैलेंजेज हैं, तो इनको फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अभी देखिए, लॉकडाउन खोलने के बाद में अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं जी, तो जैसे कि पहले की हमारी सरकार ने या गवर्नमेंट ने कहा कि आप इलेक्टिव पेशेंट्स को या इलेक्टिव सर्जरीज या जो बिल्कुल इमरजेंसी नहीं हो उन चीजों को आप अवॉइड करें या एक बार के लिए होल्ड पे डालें। जी, जो मेडिकल इमरजेंसी है उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में जो पेशेंट्स हैं जो दूर से आते हैं या इवन लोकल पेशेंट्स भी हैं जिनको फॉलोअप में जो क्रॉनिक डिजीज के लिए हैं, वो पेशेंट डेफिनेटली दिखाने आएंगे और इवन डॉक्टर से आपको हालचाल पूछने हैं, क्योंकि आप फोन पे एक लेवल तक ही अपना कंसल्टेशन कर पाते हो, उसकी एक लिमिटेशन है। फोन पे आप सब चीजें बात नहीं कर सकते क्योंकि बिना पेशेंट को देखे आपको पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों के लिए भी ये चैलेंज है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर हो रहा है तो हमें उसको कैसे ट्रियाज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट जो है उसमें से जो सामान्य पेशेंट भी हो सकते हैं, उसमें कुछ क्योंकि जनरल ओपीडी भी बढ़ेगी सर, इससे जनरल ओपीडी भी बढ़ेगी क्योंकि काफी लंबे समय से लोगों का चेकअप नहीं करवा पा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने से बच रहे हैं, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ओपीडी भी काफी संख्या में बढ़ेगी। जी आप सही कह रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए प्लान किए हैं और हर हॉस्पिटल और हर जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने लेवल पे प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली हमने अभी इसका एक ब्रीफ एक प्लान आउट हमने अभी जस्ट 2 दिन पहले हमारी मीटिंग में डिस्कस किया है कि किस तरह से ओपीडी के पेशेंट्स हैं। तो डेफिनेटली हम फ्री वॉक इन पेशेंट्स को अवॉइड करेंगे जिससे कि क्राउड ना हो। पहले अपॉइंटमेंट्स को हम उनको इसके लिए हम डेफिनेटली सभी जो हमारे पेशेंट्स का पूल है हमारा क्रॉनिक पेशेंट्स का, उन सबको मैसेज देके हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप अपने अपॉइंटमेंट लेके हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही हम ये चाहते थे कि वास्तव में आदेश कुछ और होते हैं, लेकिन
तकलीफ किस तरह से व्यापारी फेस कर रहा है, और निश्चित रूप से चुनौतियां अभी कम नहीं हुई है, चुनौतियां अब ज्यादा होंगी। आपको ज्यादा सावधानी के साथ में अपना सफर तय करना होगा, और कोरोना से अगर बचना है तो आपको सजग रहना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।